दोस्तों अभी हम लोग अपना फ्री लाइव कोचिंग सीरीज चल रहा है उसके 5वें एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूँ स्पेस सेक्टर से रिलेटेड एंड आपका जो डिफेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड बात करेंगे और कई सारे समिट जो कि आपके डिफेंस से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड है उन सभी पे बात करूंगा और उसको कोरिलेट करने की भी कोशिश करूंगा जो कि बेसिकली अपने पेड कोर्स का पार्ट है। उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक ओवर भी मिल जाए और साथ ही साथ जो है इस सेशन से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाए। आई होप आप लोग इससे पहले वाले जितने 4 सीरीज है उसको कवर कर चुके होंगे तभी आगे बढ़ रहे होंगे। अगर अभी तक के आपने पीछे वाले सीरीज को कवर नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट बना हुआ है इस सेशन का और उसमें से जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। चेक करना और सिर्फ चेक करके छोड़ देना नहीं है बल्कि आपको पूरा अच्छे से नोट अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है। एंड अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे नंबर 9891460883 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी जाकर बहुत सारी चीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीज़ें अवेलेबल है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर वीपो से रिलेटेड हमारे सामने कई सारी चीज़ें हैं जिसको हमें कवर करना है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडिया ने एक साइन किया है वो बेसिकली एक डिज़ाइन लॉ ट्रीटी था जिसको रियाज ने बेसिकली सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है उसने इसको एक तरीके से डिजाइन किया था उस पर इंडिया ने साइन किया है। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक तरीके से डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस माना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि वीपो की डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस और डिजाइन लॉ ये कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर हेल्ड हुआ है। तो रियाद में हुआ है 2024 का। पहली चीज यहाँ पर ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी जो है एक तरीके से हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आईपी इकोसिस्टम उसके बारे में बात करता है कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगे। तो सबसे पहले आपका कॉपीराइट हो सकता है, या तो आप पेटेंट करवा सकते हैं, या ट्रेडमार्क हो सकता है, या ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, या जीआई टैग जो होता है। उसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। ये कुछ जो हमारे आईपी के अंदर में यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में आता है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं कि कॉपीराइट जो होता है हमारा किसी भी तरीके से आर्टिस्टिक या राइटिंग हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, स्टोरी हो सकता है। तो ये बेसिकली ये सब बुक हो सकता है, ये सब हमारा कॉपीराइट में आता है। तो इस पे जो है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज पे हमारे पास में उसका राइट होता है। और ये साथ ही साथ इंडिया में अगर देखते हैं कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि हमारे कॉपीराइट से रिलेटेड है तो कॉपीराइट एक्ट 1957। आप लोगों को याद भी होगा कि जब हम लोगों ने अपना नेशनल कैलेंडर जो है साका एरा का एडॉप्ट किया था तो वो 1957 में ही था, है ना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेशन जो है देखा होगा तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है 1957 में हम लोगों ने अपना नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। पेटेंट पे अगर बात करते हैं तो इंडिया के पास में अगर देखा जाए तो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ट्रेडमार्क जो होता है वो हमारे पास में ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999, ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में आर एंड पी एक्ट 1999 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक्ट है उसी तरीके से हमारे पास में जीआई से रिलेटेड डिज़ाइन से रिलेटेड अगर देखते हैं तो हमारे पास में 2000 में इससे रिलेटेड एक्ट आया था। तो इन सभी एक्ट के जरिए हम क्या करते हैं, इन सभी आईपी को बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम एक तरीके से सिक्योर करने की बात करते हैं। तो ये जो है रियाज ने इसको बेसिकली डिजाइन किया था। तो उस ट्रीटी में हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ये वीपो का एक तरीके से पार्ट पार्ट था। अब वीपो के बारे में देखते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया हुआ था 1967 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यूएन की स्पेशल एजेंसी के अंदर में आता है। यूएन के हम लोगों ने क्या देखा था कि यूएन के डिफरेंट स्पेशल एजेंसीज है उसमें से वीपो भी एक है। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो वही मैं सारी चीजें जो आपको बताया कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आईपी बेसिकली किस चीज को रेफर कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ माइंड हो सकता है, आपका किसी भी तरीके का इन्वेंशन हो सकता है, कोई लिटरेचर से रिलेटेड वर्क हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई सिंबल्स हो सकता है। नेम एंड इमेज भी जो बेसिकली देखते हैं कि हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनका जो नेम होता है उसको वो छुपा के रखते हैं क्योंकि उनके नाम की कई सारी चीजों को पहले से ही लोग खरीद लेते हैं या उसके नाम के डोमेन को बेसिकली खरीदने की कोशिश करते हैं और उस पर चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं ताकि आगे चल के उस पर्टिकुलर नेम वाले लोग जो है उसको खरीदेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एलन मस्क वाला, है ना। तो किसी बंदे ने क्या करा था कि उसके नेम का या उनके मतलब फैमिली मेंबर के किसी नेम का वो डोमेन वगैरह खरीद के सारी चीज़ों को क्रिएट कर दिया था। तो फिर उसके बाद उसके लिए लगभग बिलियन मिलियन डॉलर जो है वो पे किए फिर जाके उन सारी चीज़ों को लिए। तो ये होता है बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसपे उनका राइट्स होता है ना। तो ये चीज़ें हैं।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वीपो जो हमारा है वो बेसिकली हमारा इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीपो जो है कौन से रिपोर्ट को रिलीज करता है, तो इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट को। उसके अलावा क्लस्टर रैंकिंग जो होता है उसको भी ये रिवील करता है। वर्ल्ड की टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर को ये रैंकिंग देने का काम जो है हमारा वीपो करता है। तो ये कुछ बातें जो कि आपको वीपो से रिलेटेड एंड आईपी से रिलेटेड पता होना चाहिए। जो एक्ट वगैरह जो मैंने यहाँ पर बताया वो सारी चीज़ें, साथ ही साथ जो है आपको ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था और वीपो हमारा क्या है बेसिकली एंड आईपी हमारा क्या है, ये इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो कि यहाँ पर जो है सऊदी अरबिया से रिलेटेड आया, तो यहाँ पर एक है सऊदी अरबिया का भी फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम जो है प्रोजेक्ट का नियोम है ना। तो नियोम क्या है कि बेसिकली एक इनका फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोग्राम है जहाँ पर ये डेवलप कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं नेचर को एंड क्रिएट कर रहे हैं न्यू मॉडल फॉर सस्टेनेबल लिविंग, है ना। तो एक पूरा का पूरा इस तरीके का सिटी डिजाइन कर रहे हैं जहाँ पर आपको टूरिज्म पर्सपेक्टिव से जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए। इनका बहुत ज़बरदस्ती प्रोजेक्ट है। तो ये पूछा जा सकता है कि सऊदी अरबिया की फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो नियोम है। तो इस नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये जो कि अभी हमारा न्यू दिल्ली में हो रहा है। अभी ये जिस समय का न्यूज़पेपर था उसके हिसाब से कल होने वाला था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है कहाँ पर हेल्ड हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। उसके अलावा जो है बुद्धिज्म अगर यहाँ पर आता है तो उससे रिलेटेड हमें बुद्धिज्म को क्लियर कर लेना है। अब बुद्धिज्म से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि गौतम बुद्धा जो थे इनको हम लोग सिद्धार्था के नाम से जानते थे, या तो शाक्यामुनि के नाम से जानते थे, या तथागता। ये बेसिकली इनका निक नेम था, किसी भी नेम से हम लोग इनको पुकारते। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखते तो 563 बीसी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी में और नियर कपिलवस्तु कैपिटल ऑफ साक्या रिपब्लिक, है ना। तो हाँ, ये पूछा जाता है कई बार कि गौतम बुद्धा जो थे उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि कैपिटल थी किसकी, साक्या रिपब्लिक की। अब यहाँ पर देखो साक्या रिपब्लिक जो बताया मैंने, ये साका एरा वाला कैलेंडर जो है ना, यहीं से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेट करके करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो है सीरीज के 4 एपिसोड को रिलीज कर दिया गया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। लगभग अभी तक के दो 2 घंटे की वीडियो जो है रिलीज है। अब मैंने बोला था कि 3 घंटे में 10 सेशन को कंप्लीट करूंगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये 3 घंटे में हो पाएगा। तो हो सकता है कि 6-7 वीडियो के बाद में फिर हम इसको रिलीज नहीं करें, क्योंकि 3 घंटे का मैंने प्रॉमिस किया हुआ था इस फ्री कोर्स से रिलेटेड। तो पूरा 10 सीरीज नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड है कि हम लोग क्या करने वाले, लाइव एमसीक्यू मैराथन करने वाले, जो कि जबरदस्त होगा हमारा। 1000 एमसीक्यू, जो कि आप जो चीजें पढ़ा है ना यहाँ पर जो अपना फ्री लाइव सेशन में हुआ, उससे लगभग लगभग 70% होंगे आपके, एंड 30% ऐसे होंगे। और वो 30% ऐसा होगा जैसे रीजनिंग, रीजनिंग पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर नंबर सीरीज से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ भी आता है हमारे एमसीक्यू में, उसको हम लोग वहीं पर सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये 30% जो है आपका रीजनिंग वगैरह ये सारी चीजें कवर करेगा। कुछ स्टैटिक का पोर्शन होगा, जो कि अगर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे, वो दिमाग लगाने के लिए आपको जो है एलिब्रेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एलिब्रेशन मेथड अगर आपको आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। है, तो ये चीजें हमारा क्लियर हो गया। और इन्होंने 29 ईयर की एज में जो है घर छोड़ दिया था और निर्वाण की प्राप्ति के लिए, और ये जो निर्वाण है 35 ईयर की एज में इनको प्राप्त हुआ, और ये बोध गया में हुआ था, है ना। तो इन्होंने जो निर्वाण के लिए जो अटेंड किया था उसको हम लोग इनलाइटमेंट बोलते हैं, जो कि 35 की एज पे इनको मिला था, और उसको उर्वेला भी बोला जाता है ना। और ये कहाँ पर इनको निर्वाण मिला था, तो गया मगध बिहार, मतलब गया इन मगध। बेसिकली उस टाइम पीरियड में जो बिहार का नाम था मगध था, है ना। पाटलिपुत्र कई जगह पे आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो है पीपल ट्री के नीचे मिला था, ये चीज़ आपको पता है। इन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया था अपना, वो सारनाथ में दिया था, ये भी आपको पता है। और इन्होंने जो महापरिनिर्वाण अटेंड किया था कुशीनगर में किया था 483 बीसी में। और इनका जो फर्स्ट सरमन था उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं ना। तो ये कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्धा के फर्स्ट सरमन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ जो है, इससे हम लोग डिनोट करने का काम करते हैं। उसके अलावा जो है इन्होंने महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में किया था। आइडेंटिकल विलेज है कासिया देवरिया में, वहां पर इनको जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी लगभग 483 बीसी में, एज ऑफ 80 इन मल्ला रिपब्लिक। देखो यहाँ पर 2 रिपब्लिक है, एक तो साक्या रिपब्लिक एंड दूसरा जो है मल्ला रिपब्लिक। ये दोनों का कनेक्शन जो है बुद्धिज्म से है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। अच्छा, बुद्धिज्म से रिलेटेड देखते तो बेसिकली 3 रत्नाज है, बुद्धा धम्मा संघ। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कितने रत्नाज है बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, तो बुद्धा धम्मा संघ। उसके अलावा टेक्स्ट देखते हैं तो इनकी जो भी टेक्स्ट है, अगर बात बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज्म की जो भी टेक्स्ट है वो किसमें है, पाली लैंग्वेज में है या तो अर्धमगधी। तो याद रखिएगा कि पाली अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि पाली से रिलेटेड देखा जाए तो 90% क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हुए अब तक के जिसमें पाली ऑप्शन मिलता है। 10% ही क्वेश्चन ऐसे जहां पर अर्धमगधी
ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में। लेकिन ये अर्ध मगधी अब तक के जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में या एएमयू के एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिला है। तो मे भी कि इस तरीके से ऑप्शन को घुमा के आपके सामने रख दिया जाए तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा इनकी जो भी स्टोरी है, बेसिकली बायोग्राफी ऑफ बुद्धा जो है उसको हम लोग जातक कथा कथा बोलते हैं, है ना, जातक कथा, है ना। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है। और इसको हम लोग कहाँ पर देखते हैं कि अजंता केव जो है वहां पर जो है ये जातक स्टोरी देखने को मिलता है ना। तो ये इस तरीके से भी इसका कनेक्शन जो है अजंता केव से भी घुमा के फिरा के, मतलब आपको एक तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है कि आप कितना रिलेट करके पढ़ पाते हैं या कितना डीप पढ़े हुए हैं ना। तो इस चीज का आप जो है यहाँ से ख्याल रख सकते हैं। उसके अलावा जो है फर्स्ट ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ एंड देयर सिंबल। तो बेसिकली इनके सिंबल जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्धा की जो बर्थ है उसको लोटस एंड बुल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेट यूनिकेशन जो है हॉर्स से, एंड निर्वाणा बॉडी ट्री, फर्स्ट सरमन जो है धर्मचक्र और व्हील। और उसके अलावा जो परिनिर्वाण जो है देश जो होता है उसको हम लोग स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ सिंबल्स है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब कुछ इनके जो है बेसिकली हम देखते हैं तो इनके काउंसिल है RVPK। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। कहाँ कहाँ पर हुआ था ये आपको याद रखना है। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, ये 4 है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो है हम लोग राजगीर में देखते हैं, सेकंड जो हम लोग वैशाली में देखते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो याद रखना है कि कौन प्रिसाइड कर रहे थे और उसके अलावा जो है पैटर्न कौन थे। बेसिकली यही 2 चीजें आपको याद रखना है। उसके अलावा थर्ड जो है हम लोगों ने पढ़ा था पाटलिपुत्रा, यानी अशोक के टाइम पीरियड में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड फोर्थ जो है आपका ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर। और वसुमित्रा के टाइम वसुमित्रा ने इसको डिसाइड किया था। तो ये 4 आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि डिफेंस एंड स्पेस से रिलेटेड जो है कई सारी चीजें आएंगे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डिफेंस एंड स्पेस एजेंसी कंडक्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज जो कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेबल टॉप एक्सरसाइज हमारा कौन सा था। तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है ना। उसके अलावा डीआरडीओ ने क्या कैरी किया है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो है डीएसए है ना, डिफेंस स्पेस एजेंसी। तो बेसिकली सब कुछ ये हमारा किसमें आता है, स्पेस से रिलेटेड। तो इंडिया की फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज है ना, तो ये पूछा जा सकता है। तो इंडिया की फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज हमारा कौन सा होगा, अंतरिक्ष अभ्यास होगा, जो कि टेबल टॉप एक्सरसाइज कंसिडर किया जाता है। और ये हमारा डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है इसको मतलब पोस्ट किया है। और उसके अलावा जो है अगर डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो ये 2018 में क्रिएट हुआ था। और ये एक तरीके से ट्राई सर्विस एजेंसी हमारा माना जाता है। हेडक्वार्टर जो है इसका बेंगलुरु में है। और ऑपरेटिंग स्पेस वारफेयर एंड सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट्स ऑफ इंडिया है ना। तो ये हमारे स्पेस से रिलेटेड एंड सैटेलाइट से रिलेटेड बेसिकली वर्क करता है। अब देखो कि BRI समिट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, THMDCN है ना। तो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी जो है ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि नेपाल ने अभी रिसेंटली इस पे साइन किया है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसके अंदर में ये हमारा क्या था, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ये BRI का पार्ट था। BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है हमारा उसका पार्ट है। तो ये BRI किसने लॉन्च किया था, चाइना ने किया था, 2013 में किया था। तो ये हमारा क्या था कि रीस्टोरिंग द एंशिएंट सिल्क रूट 2013 में। और साथ ही साथ जो है इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट एशिया विथ यूरोप एंड अफ्रीका है ना। तो इसमें ये इनिशिएटिव जो लिया गया हुआ था, एशिया को यूरोप के साथ में और अफ्रीका के साथ में कनेक्ट करने के लिए BRI को लॉन्च किया गया। तो ये पूछा जा सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है कब लॉन्च किया गया हुआ था और इसका जो है इनिशिएटिव एम किया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हैदराबाद जो है फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बनने वाला। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि गूगल की सेफ्टी इंजीनियर सेंटर फर्स्ट जो है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया या कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, तो हैदराबाद में किया गया हुआ था। उसके अलावा जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव चार्टर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है डिफेंस एक्सरसाइज एक तरीके से हमारा होता है किन के बीच में, श्रीलंका, मालदीव। और उसके अलावा जो है श्रीलंका और मालदीव और इंडिया इसमें साथ में होता है। दोस्ती 15 मालदीव में अभी कराया गया। तो ये तीनों कंट्री के बीच क्या है, अगर बात किया जाए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव चार्टर की मेंबर की, तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव से ये 3 कंट्री है। मॉरिशस ज्वाइन किया था कॉन्क्लेव को 2022 में, बांग्लादेश ने किया था 2024 में। अभी फिर जो है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में सीचेल्स ने अभी ज्वाइन किया है। ये हमारा जो है ओरिजिनली नोन एज द NSA ट्राइलेटरल और मैरीटाइम सिक्योरिटी एस्टेब्लिश जो हुआ था, ये कब हुआ था, मालदीव में हुआ था 2011 में। तो बेसिकली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव चार्टर से पता रखना है आपको इसके मेंबर कौन है, अब इसको कब एस्टेब्लिश किया गया हुआ था, और इसके बीच की जो एक्सरसाइज होती है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव चार्टर के बाद में, तो उसका नाम जो है दोस्ती 15 है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर एशियान से रिलेटेड आया है, यहाँ पर पेमेंट लिंकिंग से रिलेटेड सिस्टम है जो भी है इन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है एशियान से रिलेटेड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और एशियान जो है स्टैब्लिश होता है हमारा 8 अगस्त 1967 में। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और इसका हेडक्वार्टर जो है बैंकॉक थाईलैंड में है, और ये कंट्री है जो कि इसके पार्टिसिपेट मेंबर माने जाते हैं, जिसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं जिस तरीके से ये दिख रहा है TVCLIPMBB, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा, बर्मी। इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं एशियन ग्रुपिंग को, है ना। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC, है ना। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स, जिसको अभी हम लोगों ने कहाँ पर बनाया है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि हम लोगों ने अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया है। और उसके अलावा जो है अब इसको जो है चेयर कौन कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ये लोथल गुजरात में है ना, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है हमारा लोथल गुजरात में है। उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्टेड लोड, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके से पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में आता है। फंडामेंटल राइट्स, अब यहाँ पर जो है एक टॉपिक मैं इंडियन पॉलिटी का आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अभी कुछ मुझे वैसा दिखा नहीं जिस न्यूज़ के हिसाब से मैं इसको कवर कर पाऊँ, तो इसको मैं सेपरेट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों का भी एक पीसफुल बन जाए। चलो ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसके बारे में बात करता है, जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगा कि राइट टू इक्वलिटी ये कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, तो आर्टिकल 14 to 18 ये आर्टिकल याद रखिएगा आप लोग। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है हमारा बेसिकली आर्टिकल 29 to 30 में आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज जो है आर्टिकल 32, ये जो है बेसिकली हमारा राइट से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो कि राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें हैं जिसको आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं PDF के बाद। लेकिन यहाँ पर यह है कि ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा स्टार्ट हुआ था उस समय हमारे पास में आर्टिकल 31 भी था, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में था, और वो कौन सी किससे रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन उसको हम लोगों ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए क्या कर दिया कि उसको पार्ट 12 में लेके गया, और उसके लिए आर्टिकल 301 को किया, और उसको हम लोगों ने लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब देखो कि आर्टिकल 32 जिसके बारे में बता रहा था, राइट टू रेमेडीज जो है, तो उसके हिसाब से जिसको अगर बात किया जाए तो ये चीज़ जो है आर्टिकल 32 के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से पहले आपके पास में आर्टिकल 226 है ना। तो 2 टाइप्स ऑफ रेट्स होते हैं जिसमें बेसिकली 2 हमारे पास में प्रोविजन है, एक तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के जरिए, आर्टिकल 32 के जरिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारा जो 32 है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आएगा। राइट इक्वलिटी में ये 14, 15, 16, 17, 18, अब सबको एक एक करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इजीली, कोई यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं। जो चीज़ आप खुद से कर सकते हो वो खुद किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला वैसा कुछ है नहीं, बस आपको पता है कि राइट इक्वलिटी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली जो इक्वलिटी की बात होगी। एंड उसी तरीके से एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 ये बेसिकली पूछा गया हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड 19, 20, 21, 22 ये आर्टिकल है। 19 जो है गारंटीज करता है ऑल सिटीजन टू द 6 राइट्स ऑफ फ्रीडम, है ना। तो आर्टिकल 19 जो है सेफ गार्ड हम लोग मानते हैं इसको, इसलिए क्योंकि सभी जो भी हमारे अदर राइट्स है उस सबको जो है एक तरीके से क्या करने का मतलब जो भी हमारे पास में राइट्स है उसको गारंटी देने का काम किसका, हमारा आर्टिकल 19 के जरिए हमें ये राइट्स मिलता है। ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का है, जिसमें स्टेट को एक कंपलसरी एजुकेशन देना है, जो चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के हैं उनको कंपलसरी देना है। और ये जो है बेसिकली हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमारा 2002 में आता है, और 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके जरिए हम लोग राइट टू एजुकेशन को हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स में डालते हैं ना। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन वाला कि 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के जो लोग भी है उनको एजुकेशन देना कंपलसरी है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये अमेंडमेंट और ये ईयर यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। 14 जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका। आर्टिकल 16 यहाँ से क्वेश्चन बन चुका। आर्टिकल 17 क्वेश्चन बन चुका। आर्टिकल 19 यहाँ से क्वेश्चन बन चुका। आर्टिकल 21 इसके बारे में आपको पता है, अभी मैंने राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन बता ही दिया। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, इससे हटके आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ों को स्किप भी करा है, तो इन चीज़ों को आप खुद से कवर करेंगे, फिर उसके बाद में इजिली आप फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर लेंगे।
खैर अभी जो है 7:30 PM पे हम लोग डेली बेसिस पे अपना जो है मैराथन जो है लाइव मैराथन है ना, लाइव मैराथन MCQ से रिलेटेड करेंगे, जो कि हमारे जामिया एमयू से रिलेटेड होगा। और साथ ही साथ किसी को अगर कोर्स ज्वाइन करना है जहाँ पर हम लोग डेली बेसिस में डिटेल में कि क्या ऐसी चीज़ें करंट अफेयर में जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं और क्या ऐसा जीके जीएस का पार्ट है जो उसके हिसाब से हमें ध्यान में रख के करना है, तो बहुत शॉर्ट वे में हम लोग करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट का अगर 8 से 10 मिनट का लेक्चर होगा, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वहाँ पर 8 से 10 मिनट का लेक्चर मिल जाएगा, है ना। तो शॉर्ट वे में किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं, तो यहाँ पर आप पेड बैच में जो है इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और वहाँ पर जो है इंडियन पॉलिटी का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री का मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको मिलेगा, सोशियो से रिलेटेड बेसिकली B55 में ही आता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। पूरा सोशियो साइकोलॉजी आप कवर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए होता है जो डीप में जाकर आपको कवर करना पड़ता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऊपर ऊपर से जो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोचिंग किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो 9891460883 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट जो है बेसिकली हमारा, उस वेबसाइट पे भी हम लोग बेसिकली बात कर सकते हैं कि यूनिक प्रेप हब, आप लोग गूगल पे जाके यूनिक प्रेप हब पे ज्वाइन कर सकते हैं ना। यूनिक प्रेप हब के जरिए भी वहाँ पर प्रीमियम वाला जो सेक्शन दिख रहा है उस प्रीमियम के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम पे जाके एनरोल वाला जो है बेसिकली एनरोल वाले सेक्शन में जाकर अपना कोर्स सिलेक्ट करके वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है कोर्स ज्वाइन करने से पहले, आप मेरे नंबर 9891460883 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर क्विज वगैरह भी अपलोड हो रहा है, तो उसको भी अपलोड देख सकते हैं आप लोग। मंथली करंट अफेयर जो है वहाँ पर अपलोड होगा लगभग अभी दिसंबर के बाद से, है ना। तो जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, मंथली करंट अफेयर होगा और उस तरीके से हम लोग MCQ करना शुरू कर देंगे। तो आपका जो पीरियड है ना कि ये MCQ कैसे सॉल्व हो जाएगा, मैराथन कैसे इजीली हो जाएगा, जो ये फ्री कोर्सेज में चल रहा है पूरा 100% कोर्स कवर है हमारा, है ना। तो जो बच्चे वहाँ पर ज्वाइन किए होंगे उनके लिए कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है ना। एक आध पॉइंट 2 पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम, जो है 2 से 3% ऐसा होगा जो न्यू होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको पहले वहाँ पर कवर करने को मिल जाता है और डिटेल वे में जो है आपको आसानी से मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ये नेशनल वाइड टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हो गया, इससे रिलेटेड जो है 4 से 5 न्यूज़ था, उसको हम लोगों ने कवर किया। उसके अलावा जो है आसियान से रिलेटेड हो गया या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड हो गया, यहाँ पर स्पेस डिफेंस से रिलेटेड DRDO या DSS से रिलेटेड, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो वहाँ पर आपको सेपरेटली जो है बहुत चीज़ों का एक तरीके से हेल्प मिल जाता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है लगभग आपको 5 4 MCQ जो है एक तरीके से क्विज लगाने के फॉर्म में मिल जाता है। एंड आपका जो है हमारा 10 स्पेशल मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको मिलेगा। एंड क्लास टेस्ट जो है इन सारी चीज़ों का आपको वहाँ पर अच्छे खासे लेवल पे फायदा होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो 9891460883 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।